नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बड़े भाई साहब को पढ़ेंगे या फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय से मिलता रहे। तो आइए समय गंवाए बिना अब हम लोग देखते हैं कि बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में प्रेमचंद किस प्रकार अपनी बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब के बीच की बात को रखने का प्रयास करते हैं। तो आइए मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब को थोड़े विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। संबंधित प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब जो खुद छोटे हैं पर उनसे भी एक छोटा भाई है। वे उससे कुछ ही साल बड़े हैं, फिर भी इस कहानी में उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती है या बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। बड़े होने के कारण वे खुद भी यही चाहते हैं कि वो जो भी करे छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। बड़े भाई साहब उससे सिर्फ 5 साल बड़े हैं, लेकिन कक्षा में सिर्फ 3 ही दर्जे आगे। बड़े भाई साहब अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते हैं, यानी अपनी शिक्षा की नींव को काफी मजबूत करना चाहते हैं ताकि आगे चलकर कुछ अच्छा कर सके। वे हर कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते और कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। वे हर वक्त किताब लेके बैठे रहते और पढ़ते भी थे, जबकि लेखक के बारे में लेखक खुद कहते हैं कि उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अगर कभी 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़ जाता था लेखक को तो उन्हें किसी पहाड़ चढ़ने के जैसा मुश्किल प्रतीत होता था। इस बीच जैसे ही लेखक को जरा भी मौका मिलता वे खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाते। खेल खत्म होने के बाद घर लौटने पर उन्हें बड़े भाई साहब के गुस्से का सामना करना तो रोज की बात थी उनके लिए। रोज उनको अपने बड़े भाई साहब के गुस्सा का सामना करना पड़ता था जब वो खेल के मैदान से वापस लौटते थे तो। और फिर बड़े भाई साहब लेखक को डांटते हुए रोज कहते, अगर इसी तरह लेखक को अपने उम्र को गंवाना अगर है तो उन्हें घर चले जाना चाहिए और वहीं मजे से गुल्ली डंडा खेलना चाहिए, ताकि कम से कम इससे दादा के गाढ़े मेहनत की कमाई के जो पैसे हैं वो कम से कम बर्बाद होने से तो बच जाएंगे। पता नहीं इस तरह की और कितनी बातें बड़े भाई साहब लेखक को डांटने के साथ साथ समझाते भी थे। बड़े भाई साहब की बातें सीधे दिल में लगती थी, लेकिन भाई साहब के डांट फटकार का असर लेखक को 1-2 घंटे तक ही रहता था। डांट के समय लेखक नित्य आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करने का निश्चय करते, पढ़ने के लिए समय सारणी भी बनाते, पर समय सारणी बनाना अलग बात थी और उसका पालन करना एक अलग बात है। लेखक कभी अपने बनाए हुए समय सारणी का पालन नहीं कर पाते। इस तरह समय बीतने के साथ साथ वार्षिक परीक्षा भी हो गई। भाई साहब फेल और लेखक पास हो गए। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। अब लेखक और बड़े भाई साहब के बीच केवल 2 साल का अर्थात 2 ही दर्जे का अंतर रह गया। इस बात से लेखक को अपने ऊपर घमंड हो गया, थोड़ा घमंड हो गया था। लेकिन बड़े भाई साहब लेखक के व्यवहार में आए बदलाव पर कहते कि लेखक ये ना समझे, मतलब लेखक ये ना समझे कि वो फेल हो गया। जब लेखक
उनकी कक्षा में आएंगे तब शायद उन्हें ये पता चले कि ऊंचे दर्जे में पास करने के लिए बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, या फिर उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब कक्षा में कहते हैं ना कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री के सवाल को बनाने में और इतिहास में बादशाहों के नामों को याद रखने में कितनी परेशानी होती है, शायद उन्हें तब पता चले जब वो बड़ी क्लासों में या ऊंची कक्षाओं में वो आएंगे, तब जाकर उन्हें ये पता चल पाएगा। और तो और कहते हैं कि हिंदी की परीक्षा में जब समय की पाबंदी पर लेख लिखने के लिए 4-4 पन्ने में दी जाते हैं, तब परीक्षा देने वाले बच्चों को सामने कॉपी और कलम लेकर के सोच सोच के कितनी परेशानी होती है, शायद इस बात का भी अनुमान उन्हें तब होगा जब ऊंचे कक्षे में वो आएंगे। पता नहीं इस तरह की और भी कितनी बातें वो अपने छोटे भाई यानी लेखक को बड़े भाई साहब समझाते हैं। उनकी बातें सुनकर या सुन सुन के लेखक को लगता था या वो सोच रहे थे, अगर पास होने पर भी इतनी बेइज्जती हो रही है या इतनी सुनना पड़ता है, तो पता नहीं अगर फेल कर जाते तो फिर बड़े भाई साहब क्या करते। लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भी, इतनी बात सुनने के बाद भी, इतना सारा सुनने के बाद भी लेखक का पुस्तकों के प्रति कोई रुचि नहीं हुई। खेलकूद का जो भी अवसर मिलता या जो भी मौका मिलता उनको, वे कभी उसे हाथ से जाने नहीं देते। वे पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, लेकिन बहुत कम पढ़ते थे, मतलब ना के बराबर। इतना ही पढ़ते कि कक्षा में वर्ग में अन्य सहपाठियों के सामने उन्हें शिक्षक से बेइज्जती ना होना पड़े। एक बार फिर साल भर के बाद होने वाली इम्तिहान फिर हुई। संजोग से लेखक फिर पास हो गए और बड़े भाई साहब फेल। परीक्षा का परिणाम सुनाए जाने के समय भाई साहब रोने लगे और बड़े भाई साहब को रोते देख करके लेखक भी रोने लग गए। इस बार के परिणाम के बाद बड़े भाई साहब का स्वभाव थोड़ा नरम हो गया था। कई बार लेखक को डांटने का अवसर होने पर भी लेखक को बड़े भाई साहब नहीं डांटते। शायद उन्हें खुद ही लग रहा हो कि अब उनके पास लेखक को डांटने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम। अब लेखक की स्वतंत्रता और भी बढ़ गई थी। वे बड़े भाई साहब की सहनशीलता का गलत उपयोग करने लग गए थे। उनके अंदर एक ऐसी धारणा ने जन्म ले लिया कि वो चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, पास तो हो ही जाएंगे। उनकी मतलब लेखक जो छोटे भाई थे, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसी धारणा उनके मन में आ गई थी। इसीलिए बड़े भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे लेखक जो भी थोड़ा बहुत बड़े भाई साहब के डर से पढ़ लिया करते थे, अब वो भी बंद हो गया। अब लेखक को पतंगबाजी का नया शौक हो गया था और सारा समय पतंगबाजी में ही गुजारते थे। फिर भी वो बड़े भाई साहब की इज्जत करते थे, ऐसा नहीं करते थे, और उनकी नजरों से छिपकर ही पतंग उड़ाते। पर एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर लेखक एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़े जा रहे थे, मतलब दौड़ लगा रहे थे कि अचानक बड़े भाई साहब से उनका आमना सामना हो गया। उस समय बड़े भाई साहब शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने बाजार में ही उनका हाथ पकड़ लिया और बड़े ही क्रोधित भाव से बोले, किन बेकार के लड़कों के साथ तुम्हें बेकार के पतंग पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि अब तुम ऊंची कक्षा के हो गए हो। मुझसे सिर्फ एक कक्षा ही पीछे पढ़ते हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में भी तो सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि समझ किताब को पढ़ लेने मात्र से किसी में नहीं आती समझ, बल्कि वास्तविकता तो ये सच तो ये है कि दुनिया देखने से लोगों में समझ आती है। समझ विकसित दुनिया देखने से होती है। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि घमंड जो अपने दिल में पाल रखा है, लेखक को कहते हैं कौन?
बड़े भाई साहब कहते हैं, जो अपने दिल में तुम घमंड पाल रखी हो ना कि बिना पढ़े भी हम पास हो सकते हैं, लेखक को बड़े भाई साहब के डांटने का कोई अधिकार नहीं है, वो अब डांट नहीं सकते हैं, तो वो बड़े भाई साहब कहते हैं तो इसे अपने दिमाग से तुम निकाल लो कि उनके रहते लेखक कोई भी कभी भी कोई गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। बड़े भाई साहब लेखक से कहते कि अगर वो उनकी बात नहीं माने तो बड़े भाई साहब थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लेखक को अपने बड़े भाई साहब की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, शायद वो जगह उपयुक्त नहीं था, लेकिन लेखक भाई साहब के सामने सिर झुकाकर खड़े रहे। आज सचमुच उन्हें अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था। भाई साहब के लिए लेखक के मन में इज्जत और भी बढ़ गई थी, पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। लेखक ने उनके प्रश्नों का उत्तर सिर्फ अपनी नम आंखों से दिया कि भाई साहब जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उनको ये सब कहने का अधिकार भी है। छोटे भाई की आंखों में आंसू देखते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को अपने गले से लगा लिया और कहा कि वो लेखक को पतंग उड़ाने से मना नहीं करते, बल्कि सच्चाई तो ये है कि उनका भी मन करता है कि वो भी पतंग उड़ाएं, लेकिन अगर वही सही रास्ते से अगर भटक जाएं, मतलब बड़े भाई साहब अगर सही रास्ते से भटक जाएं तो फिर लेखक की रक्षा कौन करेगा? उनको अच्छे भले का, अच्छे बुरे का फर्क कौन बताएगा? और बड़े भाई होने के नाते उनका कुछ कर्तव्य भी तो बनता है। लेकिन संजोग उसी समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। उसकी डोर कटी हुई थी और लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़ गए। बड़े भाई साहब को दौड़ते देख करके लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ लगाने लगे। ये थे बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी। अब इस कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद समाज में समाप्त हो रहे कर्तव्यों के एहसास को दोबारा जीवित करने का प्रयास करते हैं इस कहानी के माध्यम से, और वो बताते हैं कि बड़े भाई साहब एक बड़े होने के नाते बड़ों को अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितनी जवाबदेह होनी चाहिए और कितनी माने कैसे उसको निभाना चाहिए, इस चीज़ को दर्शाने का प्रयास लेखक के द्वारा इस कहानी में की गई है। और वो इसमें बताते हैं कि जिम्मेदारी, बड़े भाई साहब की जिम्मेदारी के आगे उनकी उम्र छोटी पड़ जाती है। मतलब उनके उम्र से उनकी जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं था। एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े उत्तरदायित्व के साथ उसे निभाते हैं और उसके लिए उसके कोई भी काम या फिर उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तब तो इस कहानी में बताया गया कि एक 14 साल के बच्चे के द्वारा उठाया गया कदम छोटे भाई के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है, और यही आदर्श बड़े भाई को छोटे भाई के सामने क्या कर देता है, उसे ऊंचा बना देता है, काफ़ी ऊंचा उठा देता है। कहते हैं मनुष्य उम्र से नहीं, अपने किए गए कर्तव्यों से कोई बड़ा होता है या फिर कोई छोटा होता है। अभी के समय में मनुष्य भले ही कितना भी विकास कर रहा हो, कितना भी आगे चला गया हो, पर वो अपने आदर्शों को भूल चुका है या भूलता जा रहा है। लेखक इस कहानी के माध्यम से इन्हीं कर्तव्यों को या कर्तव्यों के महत्व को सबके सामने रखने का प्रयास किया है। आज के पाठ में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि शायद ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कारण आपके सुझाव हमें उत्साह और संबल प्रदान करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।